हम्म। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी डियर स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम आज रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर लाए हैं, जिसके अंदर में मेरा यहाँ पे 2 चैप्टर बचा हुआ था। एक थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी, ठीक है, जिसको हम स्टार्ट कर चुके थे, काफ़ी हद तक उसको कंप्लीट भी किया था। तो उसमें जो कंटेंट बच गया ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स का, वो रिकॉर्डेड वीडियो में आएगा हमारा। और दूसरा जो हम एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, एस ब्लॉक, ठीक है, तो वो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर में आ जाएगा। अब ऐसा क्यों? तो मेरा एग्जाम है तो थोड़ा दिक्कत होगा, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। फिर 12th जब स्टार्ट करेंगे, जस्ट 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जब 12th स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, फरवरी में सरस्वती पूजा के बाद हो या 1 तारीख से हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सामने से आके तुम लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो इसको आराम से घर पे बैठ के आराम से इसको लिख कर इसको पढ़ना, जैसे रिकॉर्ड हुआ होगा वैसे तुम लोगों को नोट करना है, ठीक है। दिक्कत किसी को नहीं होगा, काफ़ी हम सिंपल तरीका से इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स और एक एस ब्लॉक बच जाएगा, दोनों रिकॉर्डेड में हमारा आ जाएगा, और यहीं पे हम इसको क्या कर देंगे, हम खत्म करेंगे। फिर हम 12th का जब स्टार्ट होगा तो सामने से क्लास में हम सामने से आके पढ़ाएंगे, ठीक है। 12th का अपना कंटेंट वगैरह होगा तो सब सामने से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। तो चलो, हमने ऊष्मागतिकी चैप्टर स्टार्ट किया था, उसको थोड़ा हम रिवाइज करते हैं, एक लाइन में बोल देंगे क्या क्या मैंने पढ़ा था। तो हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम क्या था, ऊष्मागतिकी। एक बार रिवाइज करते हैं फिर हम बढ़ेंगे आगे। हमने स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या था चैप्टर का, ऊष्मागतिकी, है ना। ऊष्मा के गति के बारे में बात करेंगे। ऊष्मा मतलब हीट के आदान प्रदान के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि किसी निकाय के पास कितना हीट है उसके पास, है ना। तो इसके बारे में और उसके गति के बारे में बात करना है। ऊष्मा गतिकी इसी का पूरा नाम है। ऊष्मा के हम आदान प्रदान का यानी ऊष्मा के गति के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर में सबसे पहले मैंने देखा था क्या, कि सबसे पहला टॉपिक जो इंट्रोडक्शन में आया था कि निकाय होता क्या है, ठीक है, निकाय किसको बोलते हैं। फिर मैंने बात किया था परिवेश क्या होता है। फिर मैंने बोला था कि ब्रह्मांड क्या होता है। फिर मैंने बोला था कि सीमा क्या होता है। तो इस सब का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। निकाय किसको बोलते हैं, तो जिसके अंदर में हम क्या करते हैं, उष्मा के आदान प्रदान का स्टडी करते हैं, कंटेनर के अंदर में कितना उष्मा है, ये सब हम स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निकाय बोलते हैं। निकाय को निकाय और उसके अलावा जो बाहर का दुनिया है, कंटेनर के अलावा जो बाहर का दुनिया, वो क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। और निकाय और परिवेश को सेपरेट आउट कौन करता है, एक दूसरे से अलग एक बाउंड्री करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम वहां पे, सीमा का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, सीमा। तो निकाय प्लस परिवेश दोनों को अगर मिला देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। निकाय, निकाय मतलब हमारा जो कंटेनर है सो, एक होता है परिवेश, परिवेश मतलब बाहर का दुनिया। तो निकाय और परिवेश को अगर जोड़ देंगे तो क्या बनता है, वो ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड मतलब इसको हम यूनिवर्स का नाम बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलेंगे, यूनिवर्स। तो इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, सिस्टम, जिसके अंदर में हम लोग इस उष्मा का स्टडी करते हैं। इसको बोलते हैं सराउंडिंग, मतलब बाहर का दुनिया, ठीक, सराउंडिंग। ऐसो क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे यूनिवर्स का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। निकाय और परिवेश को सेपरेट आउट करता कौन है, तो कौन करता है यहाँ पे, सीमा करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, बाउंड्री का नाम देते हैं, है ना। ये सब मैंने पढ़ा था। अब यहाँ पे मैंने देखा था बाउंड्री जो था 2 टाइप का था, बाउंड्री 2 टाइप का था, एक्चुअल में 4 टाइप का था, जिसको मैंने 2 2 भाग में बांटा था। सबका नाम हम बोल देते हैं। एक हमारा क्या था, आभासी बाउंड्री, मतलब वो क्या हो, इमेजिनरी बाउंड्री हो। इमेजिनरी हमने बताया था कि इमेजिनरी क्या होता है, जैसे मान लो कंटेनर के अंदर में पानी का एक लेवल है, तो यहाँ से पानी का जो लेवल है उसके ऊपर में मान लो ढक्कन नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि पानी के लेवल तक एक बाउंड्री है। तो बस उसको मैंने एज्यूम किया है, वो रियल में बाउंड्री नहीं है, वो कैसा, वो आभासी बाउंड्री बोलते हैं, उसको हम इमेजिनरी बाउंड्री का नाम देते हैं। एक होता है रियल बाउंड्री, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक सीमा बोलते हैं। वास्तविक सीमा क्या बोलते हैं, वास्तविक सीमा बोलते हैं। जहां पे मान लो कंटेनर में कुछ रखा हुआ, उसके अंदर में मैंने ढक्कन लगा दिया, अब ढक्कन रियल में लगा हुआ है तो एक दूसरे को सेपरेट आउट करेगा, एक दूसरे को अलग करता है, तो वो क्या कहलाता है, वास्तविक बाउंड्री कहलाता है, ठीक है। फिर आगे हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, फिर हमने देखा था 2 टाइप का और बाउंड्री था, एक था सुचालक, एक था सुचालक बाउंड्री, जिसको बोलते हैं कंडक्टिंग, ठीक है। इसको हम डायाथर्मिक भी बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, डायाथर्मिक बाउंड्री, या इसको हम कंडक्टिंग का नाम देते हैं।
एक था हमारा कुचालक, कुचालक मतलब जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। कुचालक बाउंड्री जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडियाबैटिक बाउंड्री के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एडियाबैटिक बाउंड्री, या इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग बोलते हैं। मतलब हीट के ट्रांसफर के अकॉर्डिंग उष्मा लेगा कि नहीं लेगा वो निकाय हमारा, अगर उष्मा दे रहा है अगर वो ले लेगा तो वो बाउंड्री क्या कहलाएगा, सुचालक, मतलब सुंदर चालक है, इजिली क्या करेगा उष्मा को अपने अंदर कंडक्ट करवा लेगा। कुचालक मतलब अच्छा चालक नहीं है, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक, इसको क्या बोलते हैं, डायाथर्मिक, या इसको कंडक्टिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, ये मैंने पढ़ा। अब बात किया था निकाय जो होता है, निकाय तीन टाइप का हमने पढ़ा था। एक था खुला निकाय, ये सब बात दिमाग में आना चाहिए। एक था बंद निकाय, ठीक, एक हमारे पास क्या था, एक था हमारे पास विलगित निकाय, जिसको बोलते थे आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। तो सबका अपना अपना डेफिनेशन था। खुला निकाय में क्या होता था, यहाँ पे हम क्या करते थे, द्रव्यमान और द्रव्यमान, इसमें करते क्या थे हम, द्रव्यमान मतलब मास और एनर्जी, मास और एनर्जी, यहाँ पे उष्मा बोल देते हैं हम, मास का, ऐसे लिख लो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, द्रव्यमान का और उष्मा का, दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, खुला निकाय कहलाता है। बंद निकाय में द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होता है, द्रव्यमान का एक्सचेंज नहीं होगा इसमें, किसका एक्सचेंज केवल होगा, यहाँ पे उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। अब बंद कंटेनर है तो उष्मा का आदान प्रदान क्यों कैसे होगा, क्योंकि वो कंटेनर कैसा होगा हमारा, सुचालक होगा, तभी तो ये उष्मा को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करेगा ये। विलगित निकाय क्या होता है, तो जहां पे द्रव्यमान का भी आदान प्रदान नहीं हो, मतलब मास का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा, और उष्मा का भी आदान प्रदान नहीं होगा, तो वैसे निकाय को क्या बोलते हैं हम लोग, विलगित निकाय के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा था, निकाय का गुण। निकाय का मैंने दो गुण पढ़ा था वहां पे, एक था क्या हमारा गहन गुणधर्म, एक हमारे पास क्या था, विस्तीर्ण गुणधर्म, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव तो निकाय का वो गुण जो अमाउंट ऑफ मैटर पे, मतलब पदार्थ की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, तो उसको बोलते थे गहन गुणधर्म। ठीक है, जैसे तापमान हो गया, जैसे दाब हो गया, जैसे घनत्व हो गया, डेंसिटी हो गया, जैसे हो गया विशिष्ट उष्माधारिता हो गया, जैसे हो गया मोलर विशिष्ट उष्माधारिता, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो ये निकाय का गुण था, एक था हमारा गहन गुणधर्म, एक क्या था हमारा विस्तीर्ण गुणधर्म। विस्तीर्ण गुणधर्म क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगा, उसको क्या बोलते थे यहाँ पे हम, विस्तीर्ण गुणधर्म के नाम से जानते थे। जैसे हो गया द्रव्यमान हो गया, जैसे हो गया आयतन हो गया, जैसे उष्मा हो गया, ठीक है, जैसे हो गया एंथैल्पी हो गया, इंट्रोपी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। तो ये सब टॉपिक अभी पढ़ाए नहीं है, आएगा इसमें, तो वो सब बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है सो बताएंगे। तो निकाय का मैंने दो गुण भी पढ़ लिया था। फिर मैंने क्या बात किया था, उष्मा गति की प्रोसेस। उष्मा गति की प्रोसेस होता है क्या है, तो इसमें चार प्रोसेस मैंने पढ़ा था, समतापीय, समदाबीय, सम आयतनीय और सम उष्मीय। ठीक, समतापीय में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, डेल्टा टी क्या था वहां पे, 0 था। ठीक है, एक मैंने पढ़ा था समदाबीय, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, दाब कांस्टेंट था, डेल्टा पी क्या था, 0 के बराबर। एक मेरे पास था क्या, सम आयतनीय, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, डेल्टा भी क्या था, 0 के बराबर। एक मेरे पास था क्या, एक मेरे पास था क्या, सम उष्मीय, जिसको हम एडियाबैटिक बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हीट 0 के बराबर, सिस्टम इसमें हीट नहीं लेता है। अगर हीट नहीं लेगा तो डेल्टा क्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 के बराबर लिख सकते हैं। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का जो एक्सचेंज होगा वो क्या होगा यहाँ पे, 0 के बराबर। मतलब हीट चेंज ही नहीं कर रहा सिस्टम का, तो डेल्टा क्यू निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा यहाँ पे, 0 के बराबर आएगा। तो ये सब मैंने देखा था, उष्मा गति की प्रोसेस 4 टाइप का था। और इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, अब इसमें मैंने बात किया था क्या, आगे जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने लिखा था उष्मा गति की, उष्मा गति की, उष्मा गति की नियम। एक था जीरोथ लॉ, जिसको बोलते थे शून्यक नियम, ये हमको पढ़ना है आज, इसका डेफिनेशन लिखाएंगे। शून्यक नियम क्या होता है, तो ये हमने, अगर तुम लोग पढ़ा होगा फिजिक्स में, अगर नहीं पढ़ा तो हम बताएंगे कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उष्मा का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक कि दोनों का तापमान बराबर न हो जाए। दो बॉडी हमारे पास, एक ज्यादा हीटेड है, एक कम हीटेड है, एक ज्यादा गर्म बॉडी है, एक ठंडा बॉडी है, इसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका टेम्परेचर कम है। तो दोनों को जब आपस में सटाएंगे, मान लो दोनों को पास लाएंगे, तो दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में ऊर्जा का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का तापमान आपस में बराबर न हो जाए, तापीय साम्य में न हो जाए, तब तक भी उष्मा क्या होता है, हायर टेम्परेचर से उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ फ्लो होता है। तो ये लिखाएंगे आज, टेंशन नहीं लेना इसके लिए। सेकंड मैंने बात किया था शून्य के बाद, एक था हमारा फर्स्ट लॉ।
फर्स्ट नियम क्या था, तो मैंने बोला था क्या यहाँ पे कि फर्स्ट नियम एक्चुअल में होता है क्या है कि ऊष्मा का मतलब ऊर्जा 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 का न ही हम निर्माण कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बस परिवर्तित कर सकते हैं, ये हमने देखा था। इसको यहाँ पे प्रूफ कैसे करना था, तो मैंने बोला था कि मेरे पास एक कंटेनर होगा, एक कंटेनर को हम क्या करना चाहते हैं, कंटेनर में कुछ गैस गैस का मॉलिक्यूल है या कोई पदार्थ रखा हुआ है, इस पदार्थ का क्या करना चाहते हैं हम लोग, ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं। इस पदार्थ का क्या करना चाहते हैं, ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं। तो ऊर्जा बढ़ाने का दो तरीका था। एक था क्या, उस बॉडी को नीचे से क्या कर दो, हीट कर दो, उसको उष्मा दे दो, उसको रोटी वोटी खिला दो तो उसको वो एनर्जी मिलेगा, ठीक। या ऊपर से क्या करो, एक पिस्टन लगा दो, पिस्टन लगा दो और ऊपर से क्या कर देंगे, इस पे जाके कुछ वर्क कर देंगे, हम वर्क कर देंगे तो मेरा वर्क वाला जो ऊर्जा होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, कंटेनर के अंदर में। तो दो तरीका से क्या कर सकते हैं, किसी भी निकाय का ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। तो ये फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, कि किसी भी निकाय का ऊर्जा बढ़ाने का दो तरीका होता है, तो सिस्टम को उष्मा दे दो या तो उसके ऊपर में क्या कर देंगे, हम वर्क कर देंगे, तब जाके उसमें ऊर्जा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। मतलब ऊर्जा का न ही निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, इसको हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमने देखा था। अब अगर मान लो हमको उष्मा के बारे में अगर बात करना है और हमको कार्य के बारे में बात करना है, तो ये दोनों हमको पता होना चाहिए, तभी इस दोनों को जोड़ करके हम फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन डील करेंगे। तो उष्मा क्या था, तो इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था। उष्मा से पहले आया था मोलर विशिष्ट उष्मा, ठीक है, एक था हमारे विशिष्ट उष्माधारिता, तो वो सब का डेफिनेशन मैंने बताया था पिछले क्लास में, कॉपी में देख लेना, मिल जाएगा, उतना अभी टाइम नहीं कि हम कर दे उसको एक्सप्लेन। उष्मा के बारे में बात करते हैं। उष्मा होता है क्या है, तो उष्मा जो है किसी भी निकाय का ऊर्जा बढ़ाने का एक रूप होता है, ठीक है। ऊर्जा बढ़ाने का क्या है, एक प्रोसेस है। किसी भी निकाय का ऊर्जा बढ़ाने का क्या है, एक तरीका होता है उष्मा। उष्मा होता है क्या है, तो उष्मा का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी भी निकाय का ऊर्जा बढ़ाने का क्या है, एक तरीका है उष्मा। उष्मा को हम लोग कैपिटल क्यू से इंडिकेट करते थे, उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एन सी डेल्टा टी, ये हमने लिखा था, ठीक है। ये उष्मा का क्या था, हमारा फॉर्मूला था, क्यू बराबर एन सी डेल्टा टी। और मैंने बात किया था कार्य क्या होता है, तो कार्य भी क्या होता है, किसी भी निकाय का ऊर्जा बढ़ाने का एक रूप होता है, एक प्रक्रिया होता है, ठीक है, एक तरीका होता है। कार्य क्या है, उष्मा बढ़ा मतलब ऊर्जा बढ़ाने, किसी भी निकाय का ऊर्जा बढ़ाने का एक तरीका है, जिसको हम W से इंडिकेट करते थे। और वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता था, मैंने लिखा था माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू क्या था वहां पे, डेल्टा भी। ये मैंने बताया था पिछले क्लास में, वर्क डन का फॉर्मूला। ये माइनस नहीं है यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये वर्क हमेशा कैसा आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ये बात याद रखना, ये वर्क कैसा आएगा, जब सिस्टम पे हम काम करेंगे तो सिस्टम पे जो वर्क स्टोर होगा अंदर में एनर्जी, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, ये माइनस अपने आप हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे आज हम जो बात करने वाले हैं वो दो चीज के बारे में बात करेंगे, तीन चीज के बारे में। सबसे पहले हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे यहाँ पे क्या शून्यक नियम क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स का शून्यक नियम लिखाएंगे। फिर लिखाएंगे हम प्रथम नियम क्या होता है, ठीक। फिर हम लास्ट में जो यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम आंतरिक ऊर्जा के बारे में, कि आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर में जितना ऊर्जा स्टोर होता है उस ऊर्जा क्या बोलते हैं, आंतरिक ऊर्जा। तो इसका हम डेफिनेशन लिखाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शून्यक लॉ, फिर बात करेंगे प्रथम लॉ, फिर बात करेंगे हम आंतरिक ऊर्जा, और फिर जो बचा हुआ रहेगा जो अगले क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो हेडिंग डालते हैं, शून्यक लॉ क्या है, मतलब उष्मा गतिकी नियम के बारे में बात करेंगे। चलो इसको हम हटा रहे हैं, ये सब लिखना नहीं था, सब हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, एक बार रिवाइज करवाए हैं, ठीक है। चलो फिर हेडिंग डालते हैं, उष्मा गतिकी का शून्यक नियम, प्रथम नियम, फिर आप बात करेंगे हम आंतरिक ऊर्जा, फिर द्वितीयक नियम वगैरह आएगा तो आगे देख लेंगे। चलो पेज को ऐड करते हैं और हेडिंग डालते हैं शून्यक नियम। यहाँ से तुम लोग लिखना, वो सब लिखना नहीं था, ठीक है, वो सब पढ़ाए थे पिछले क्लास में, वो सब था हमारा। चलो हेडिंग डालते हैं ऊपर में, उष्मा गतिकी नियम। इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक लॉ, थर्मोडायनामिक्स लॉ। चलो आज बात करेंगे पहला प्रथम नियम क्या होता है, शून्यक नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, शून्यक नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
चलो इसको जल्दी नोट कर लो। तो इसको पॉज करके नोट करो, हम इसको अभी अभी समझाएंगे, ठीक है। पॉज करके नोट करना, टाइम कम देंगे हम, क्योंकि पॉज करके अपना नोट कर लेना। चलो इसको हम पढ़ेंगे अब, ठीक। इसको रोक करके नोट कर लेना, इसको हम पढ़ेंगे, ये शून्यक नियम होता है क्या। चलो पढ़ते हैं। शून्यक नियम क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम दो तरीका से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले हम एक लाइन में समझते हैं कि ये शून्यक नियम होता क्या है। तो शून्यक नियम ना बस ये बताने के लिए आया है कि एक बॉडी से, एक निकाय से दूसरे निकाय में, ठीक है, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ऊष्मा का आदान प्रदान कब तक होगा, उसका कंडीशन बस रखता है। एक बॉडी दूसरे बॉडी को ऊष्मा दे सकता है कि नहीं दे सकता है, या दूसरा बॉडी ऊष्मा एक को दे सकता है कि नहीं दे सकता है, तो इसके बारे में बस बात करना है। यही है जीरोथ लॉ। कंडीशन बताता है कि कब तक दे सकता है और कब तक, उसके बाद कब तक नहीं देगा, मतलब कब तक वो ऊष्मा का ट्रांसफर होगा, किधर से किधर होगा, ए से बी होगा कि बी से ए होगा। तो इस सब के बारे में ऊष्मा के आदान प्रदान को क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि ऊष्मा का आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा। तो चलो हम बात करते हैं, यहाँ पे दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो पहले ये पढ़ लेते, फिर हम ये पढ़ लेंगे। शून्यक नियम क्या कहता है, सुनो तो। शून्यक नियम क्या कहता है, अगर दो निकाय ए एवं बी, मान लो मेरे पास एक निकाय ए है और एक निकाय क्या है, बी है, और ए और बी जो है ना, ए और बी जो है ना, अगर दो निकाय ए एवं बी जो है आपस में तापीय साम्य में है। तापीय साम्य का मतलब दोनों का जो टेम्परेचर होगा ना वो आपस में क्या है, बराबर है। मान लो इसका टेम्परेचर अगर T1 है, T1 है, इसका भी टेम्परेचर मान लो T1 यहाँ पे, ठीक है। मान लो दो बॉडी है यहाँ पे, दोनों का टेम्परेचर मान लो यहाँ पे क्या बराबर है, T1 इसका भी है, T1 इसका भी है। तो बताओ दोनों बॉडी क्या आपस में तापीय साम्य में होगा। तापीय साम्य का मतलब क्या है, एक टेम्परेचर दोनों का क्या है, आपस में बराबर है। तो ये बात याद है, तापीय साम्य का मतलब क्या होता है, बराबर टेम्परेचर। तो अगर दो निकाय ए एवं बी आपस में तापीय साम्य में है, ए और बी आपस में तापीय साम्य में है, एवं साथ साथ बी एवं सी भी आपस में तापीय साम्य में है, बी और सी भी क्या है, आपस में तापीय साम्य में। मतलब इसका टेम्परेचर T1 है, क्योंकि हमको यहाँ से पता चल रहा है, और इसका टेम्परेचर भी क्या है, T1 है, ठीक। तो ये इसके साथ तापीय साम्य में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर अगर 50 है तो इसका भी 50 होगा। अगर इसका 50 है और इसके साथ कंटेक्ट में है तो इसका भी कितना होगा, 50 के बराबर होगा। मतलब ये भी किसके साथ है, तापीय साम्य में, मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या आपस में बराबर है, ठीक। तब कोई बोलेगा तुमको कि ए और बी को जब आपस में मिला देंगे हम, ए और बी आपस में दोनों का टेम्परेचर बराबर था, बी और सी अगर दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका टेम्परेचर दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ए और सी बॉडी को भी जब आपस में क्लोज में लाएंगे तो इस दोनों का टेम्परेचर भी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब ए का जो टेम्परेचर T1 है, सी का भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T1 के बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है, बराबर है। यानी कुल मिला के ये बात बोल रहा है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ऊर्जा तब तक ट्रांसफर करता है, ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर न हो जाए। फिर उसको बी को अगर सी के साथ कंटेक्ट में रख देंगे तो ये दोनों तापीय साम्य में आ गया, ठीक। अगर ए और सी को, ए इधर था सी इधर था, तो इस दोनों को भी अगर देखा जाए तो इसका टेम्परेचर T1 होगा, क्योंकि ये बी के साथ कांटेक्ट में, इसका भी क्या हो जाएगा, T1। और दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बराबर। यानी ए और सी भी किस में आ गया, तापीय साम्य में आ गया। तो देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन, अगर दो निकाय ए और बी आपस में तापीय साम्य में है एवं साथ बी और सी भी अगर आपस में तापीय साम्य में है, तो वहां पे अवश्य ए और सी भी क्या होगा, आपस में तापीय साम्य में होगा। इस दोनों का टेम्परेचर भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जैसे मान लो ए और सी मान लो दुश्मन है, ऐसे ऐसे करके भी समझ सकते हैं। मेरे पास ए है और मेरे पास सी क्या है, मान लो दोनों दुश्मन है, ठीक। इसका दोस्ती, ए का दोस्ती बी के साथ है और सी का भी दोस्ती किसके साथ है, बी के साथ। ऐसे भी समझ सकते हैं, ए का दोस्ती बी के साथ और सी का भी दोस्ती किसके साथ है, बी के साथ है, ठीक। तो अगर ए का दोस्ती बी के साथ है, सी का दोस्ती बी के साथ है, तो हम बोल सकते हैं कि बी क्या करेगा, ए और सी को भी क्या करेगा, मिला देगा आपस में। दोनों का दोस्ती क्या कर देगा, ये मेंटेन कर देगा, फिर वापस ला देगा। क्योंकि बी एक ऐसा दोस्त है, ए का दोस्ती बी से है, सी का भी दोस्ती बी से है, तो ए का भी दोस्ती किसके साथ करवा देगा, ये सी के साथ करवा देगा। तो इसका टेम्परेचर इसके बराबर, इसका टेम्परेचर इसके बराबर, ठीक है। तो ए और सी का टेम्परेचर कोई पूछेगा तो इसका टेम्परेचर जो होगा वो इसके टेम्परेचर के बराबर होगा। तो बोल देंगे क्या है, तापीय साम्य में दोनों का टेम्परेचर क्या आपस में बराबर है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी निकाय में ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होता है, मान लो ये बॉडी है और एक बॉडी ये है, दोनों बॉडी में ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होगा, ठीक है।
तब तक होगा जब तक कि दूसरे निकाय का ताप उसके बराबर न हो जाए। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर जो होगा, दोनों का टेम्परेचर जब तक बराबर नहीं हो जाता है तब तक क्या होगा, यहाँ पे उष्मा का आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो यही है हमारा जीरो लॉ। बस एक लाइन में समझना हो तो इतना समझ लो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उष्मा का आदान प्रदान तब तक हो सकता है जब तक कि दोनों का तापमान आपस में बराबर न हो जाए। पहले टेम्परेचर इसका ज्यादा था, इसका कम था, दोनों को पास लाया, अब क्या होगा, उष्मा इसमें ज्यादा था टेम्परेचर, अब टेम्परेचर ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर करके क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ आएगा और दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर, तो T1 बराबर T2। यही कंडीशन है शून्यक लॉ का। चलो चलो नोट हो गया। चलो ऐड कर दे पेज, हम सेकंड बात करते हैं, यानी फर्स्ट लॉ, शून्यक नियम कंप्लीट हो गया। पेज को ऐड कर रहे हो। चलो जल्दी नोट करो जिसको। चलो नोट कर लिया होगा सब। चलो देखो, तो आप बात करेंगे प्रथम नियम के बारे में। जीरो लॉ क्लियर हो गया होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उष्मा कब तक ट्रांसफर करता है, जब तक कि दोनों का तापमान बराबर न हो जाए। एक ज्यादा गर्म है, एक ठंडा है, दोनों को पास लाओ, इसमें से ऊर्जा निकल निकल के कहाँ जाएगा,
इसमें से ऊर्जा निकलने कहाँ जाएगा, इसमें, तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का ऊर्जा क्या हो जाएगा, वहाँ पे तापमान बराबर ना हो जाएगा। ठीक है, तो वही था जीरो था, सिंपल सा बात है, बस कहने के लिए किसी को बोल देगा तो वही शून्य कलम आएगा। ठीक, बात करेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या बोलता है कि अगर हम किसी, प्रथम नियम क्या बोलता है कि ऊर्जा जो होता है ना, ऊर्जा जो कहीं भी जो होता है वो संरक्षित रहता है। अगर पूरा दुनिया का ऊर्जा का बात किया जाए तो ऊर्जा दुनिया में स्टोर ही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, ऊर्जा कभी भी जो होता है, ऊर्जा का न ही हम निर्माण कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये बात बोलने के लिए तो है, इसको हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग 9-10 में भी मैंने पढ़ा था कि ऊर्जा का न ही निर्माण कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं ये हम यहाँ बता देते हैं। चलो पहले प्रथम नियम का स्टेटमेंट क्या था वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा का न ही हम निर्माण कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, तो समझते हैं। मेरे पास एक निकाय है, हम निकाय का ही बात करेंगे पूरा चैप्टर में। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स पड़ा हुआ है। ठीक, हम चाहते हैं इसको क्या, ऊर्जा देना, इसको चाहते हैं हम ऊर्जा कुछ दो। ठीक है, जैसे हम कोई गरीब आदमी या कोई कमजोर आदमी जो आता, जो भूखा भूखा रहता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, रोटी वोटी देते हैं तो उसको अपना ऊर्जा बढ़ाता है। ठीक, या तो उसके बदले का दिन भर का जो काम होगा वो कर देंगे तो उसका ऊर्जा बच जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है, इस निकाय का हम ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर क्या कर दो, वर्क कर देंगे। वर्क कर देंगे तो हम करेंगे मेहनत, हम मेरा वर्क कहाँ स्टोर हो जाएगा, इसके आंतरिक ऊर्जा में। इसको अंदर का ऊर्जा क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, आंतरिक ऊर्जा का नाम देते हैं। तो ये वर्क करेंगे ऊपर से तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा ऊर्जा। ठीक, नीचे से इसको उष्मा देंगे तो उष्मा देंगे तो ये गर्म होगा और ये क्या करेगा, अंदर में अपना अपना ऊर्जा बढ़ाएगा। तो ऊर्जा बढ़ाने का दो तरीका होता है। अब तुम बताओ, उष्मा को क्या किया मैंने, उष्मा को, उष्मा वाले ऊर्जा को क्या किया, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया। इसमें जो ऊर्जा स्टोर होगा उष्मा में, वो उष्मा का ऊर्जा कहाँ चला गया, आंतरिक ऊर्जा में। तो एक रूप से दूसरे रूप में चला गया। हमने जो वर्क किया तो मेरे बॉडी का ऊर्जा कहाँ चला गया, इस कंटेनर में जाके स्टोर हो गया। तो एक रूप से दूसरे रूप में बस परिवर्तित कर सकते हैं, ये नहीं नष्ट नहीं हो सकता। एक रूप से दूसरे, मेरा ऊर्जा कहाँ गया, कंटेनर के अंदर में। ठीक है, तो वो स्टोर हो गया है। तो यही है, ऊर्जा का न ही हम निर्माण कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम आंतरिक ऊर्जा का नाम बोलते हैं। यही हमारा क्या यहाँ पे प्रथम नियम। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, निकाय का जो आंतरिक ऊर्जा का जो अंतर होता है, ठीक है, मतलब ये जो अंदर का जो आंतरिक ऊर्जा होता है। अब ये अंतर क्यों लिखा मैंने, आंतरिक ऊर्जा भी डायरेक्ट लिख सकते थे, आंतरिक ऊर्जा जो होता है, अंतर क्यों लिखा मैंने, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है, अंतर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अंदर का आंतरिक ऊर्जा, अंतर क्यों लिखा मैंने। ठीक है, तो ये हम बताएंगे आगे, ये अंतर क्यों लिखा मैंने, अभी पढ़ लो इसको। निकाय का जो आंतरिक ऊर्जा का जो अंतर होता है, वो निकाय को प्रदान किया उष्मा, कितना उष्मा इसको प्रदान कर देंगे वो, एवं उस पर किया गया कार्य, उस पर कितना मैंने काम किया ऊपर से, ये वाला काम यानी कि नीचे से दिया हुआ ऊर्जा, दोनों का जो सम होगा, दोनों का हीट प्लस वर्क, हीट को क्यू से इंडिकेट करते हैं, वर्क को डब्ल्यू से, दोनों का जो सम होगा उसे क्या बोलेंगे हम, आंतरिक ऊर्जा का अंतर बोलेंगे। इसको बोलते हैं डेल्टा ई या यू। आंतरिक ऊर्जा को हम ई से इंडिकेट करते हैं या यू से इंडिकेट करते हैं, चूंकि अंतर लिखा है तो डेल्टा ई हो जाएगा या डेल्टा यू हो जाएगा। अंतर क्यों लिखा ये बताएंगे आगे। डेल्टा ई को क्या बोलेंगे, आंतरिक ऊर्जा का अंतर, क्यू को क्या बोलेंगे, निकाय को दिया गया उष्मा, वर्क क्या, निकाय पर किया गया काम, इसका जो सम होता है, इस पर क्वेश्चन करेंगे आगे हम, इसको जल्दी नोट कर लो, हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे अगला जो हमारा होगा, ये आंतरिक ऊर्जा का अंतर क्यों लिखा है, मतलब हम आंतरिक ऊर्जा के बारे में बात करेंगे कि आंतरिक ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। चलो मिटाते हैं इसको, जल्दी ऐड कर लो। चलो इसको हटा रहे हैं, पेज को ऐड कर देते हैं। अब बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, लिखो तो। ये अंतर नहीं, आंतरिक ऊर्जा पढ़ाएंगे, एक इसका डेफिनेशन लिखाएंगे, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरनल एनर्जी। किसी भी निकाय का आंतरिक ऊर्जा उसके अंदर उपस्थित सभी ऊर्जा का सम होता है। आंतरिक ऊर्जा उसके अंदर उपस्थित
उसके अंदर उपस्थित अणु या परमाणु लिख सकते हैं यहाँ पे हम, अणु या परमाणु से संबंधित सभी ऊर्जा का जोड़ होता है। सिंपल सा बात है कि कंटेनर के अंदर में कोई बोलेगा आंतरिक ऊर्जा बताओ, अंदर का एनर्जी बताओ, मैंने बोला मेरे अंदर कितना एनर्जी है, तो हम बोलेंगे मेरे अंदर में मॉलिक्यूल कितना सारा है, उस मॉलिक्यूल के बीच में कितना सारा एनर्जी लग रहा है, उस सब के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम। तो बॉडी के बारे में बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे निकाय के बारे में बात करेंगे। समझ लेते, जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर दिया हुआ है ये, ठीक, इसके अंदर में मॉलिक्यूल्स पड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो कोई गैस वगैरह है, गैस का मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर का ना जो टोटल ऊर्जा होगा, अब टोटल ऊर्जा कहने का मतलब क्या, अब ये मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अंदर में इधर उधर कोलाइड करेगा तो इसका क्या होगा, इसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, मतलब इसके पास क्या होगा, गतिज ऊर्जा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो पड़ा होता है गैस वगैरह का या कोई भी पदार्थ होगा तो वो अंदर में क्या करता रहता है, अंदर में मूव करता रहता है, तो उसके अंदर में क्या होगा, गतिज ऊर्जा। हम बात करेंगे, मान लो कोई मॉलिक्यूल से, मान लो इसके अंदर में ऑक्सीजन गैस है, तो बताओ इस ऑक्सीजन गैस के बीच में क्या लगा हुआ, बॉन्ड बना हुआ है, तो बॉन्ड जो बना हुआ है तो इसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। तो ये भी ऊर्जा तो कंटेनर के अंदर में ही है। इसके अंदर में जितना सारा ऊर्जा होगा, अंदर का जितना सारा कहानी होगा, सब ऊर्जा का जो जोड़ होता है ना, उसी को बोलेंगे आंतरिक ऊर्जा। जैसे हो गया गतिज ऊर्जा हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के वजह जो बॉन्ड बन रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, बंधन ऊर्जा हो गया, बॉन्ड एनर्जी इसको बोलते हैं। इवन मेरे पास जो एटम होगा, यहाँ पे एटम जो होगा, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी घूमता है तो उसके पास भी अंदर का गतिज ऊर्जा होता है। मॉलिक्यूल के पास तो होता ही है गतिज ऊर्जा। इवन उस मॉलिक्यूल के अंदर जो परमाणु होगा, उस अणु के अंदर में जो परमाणु होगा, परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहा होगा किसी ऊर्जा के साथ। तो इवन जितना सारा ऊर्जा होगा इस कंटेनर के अंदर में, वो सभी ऊर्जा का सम क्या कहलाएगा बताओ तो, वो सभी ऊर्जा का सम क्या कहलाता है, आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। जैसे लिख रहे हैं मान लो, तो इंटरनल एनर्जी को यू से इंडिकेट करते हैं, या इसको हम ई भी बोल सकते हैं, ई भी बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे, चलो देखते हैं यहाँ पे, तो अंदर में क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा हो गया, अंदर में क्या हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया। गतिज ऊर्जा किसका लेंगे हम, तो कोई भी अणु का लेंगे, अणु जो ट्रेवल कर रहा होगा, कोलाइड वगैरह कर रहा होगा, प्लस वो एक और गतिज ऊर्जा हम ले सकते हैं। ये कौन सा गतिज ऊर्जा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेवल का है। तो कोई भी परमाणु के अंदर में, अब वो ऑक्सीजन होगा मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर में परमाणु भी होगा, परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, घूम रहा होगा, वो वाला गतिज ऊर्जा। फिर लिख सकते हैं मान लो बंधन ऊर्जा, किसके बीच का बंधन ऊर्जा है ये, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच के क्या होता है, जैसे O2 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन बना होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है, तो ये वाला भी एनर्जी होगा इसमें स्टोर, ये भी एनर्जी लेना पड़ेगा, तो ये है प्लस। और क्या बात कर सकते हैं हम, कुछ दिन पहले ये भी पढ़े थे कि गैस मॉलिक्यूल, ये मान लो O2 का मॉलिक्यूल, ये भी O2 का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इस दोनों के बीच में भी क्या होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, तो इसके कारण भी ऊर्जा आएगा, ठीक है। अब मान लो ये जो मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या होता है, फोर्स, यानी इसके अंदर में भी क्या होगा, कुछ अट्रैक्शन होगा, तो अंदर में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा बन रहा होगा। तो हम प्लस ये भी ले सकते हैं कि कोई अणु के बीच में आकर्षण के कारण लगने वाला ऊर्जा, अणु के बीच में, अणु के बीच में कितना ऊर्जा के साथ बंधा हुआ है, दोनों बंधा हुआ तो ऊर्जा के साथ बंधा हुआ होगा, है ना, दोनों क्या है, ऊर्जा के साथ अंदर में बंधा हुआ, तो वो भी इंटरनल एनर्जी में ही आता है। अणु के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो ऊर्जा जो बनेगा वहां पे, तो वो ऊर्जा, और इत्यादि बहुत सारा ऊर्जा है, और मैंने लिखा भी नहीं है, प्लस डॉट डॉट करके हम आदि लिख सकते हैं। तो इतना सारा मैंने ऊर्जा के बारे में हमको यहाँ पे बात करना, बहुत सारा ऊर्जा होगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, ऑक्सीजन गैस का ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा वो ऊर्जा, काफी ज्यादा ऊर्जा है। तो क्या, अब तुम बताओ तो क्या इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा निकालना पॉसिबल है, क्या आंतरिक ऊर्जा निकालना पॉसिबल है, क्या इतना सारा ऊर्जा निकालना संभव भी है, नहीं है, काफी ऊर्जा, आदि मैंने लिखा, मतलब इसके अलावा ही बहुत सारा ऊर्जा इसमें होगा, तो उतना ऊर्जा हम निकाल नहीं सकते हैं। तो सिंपल सा बात यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम आंतरिक ऊर्जा किसी भी सिस्टम का नहीं निकाल सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा किसी भी सिस्टम का नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या इसको डेल्टा यू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी निकाय का निकाल सकते हैं। किसी भी निकाय का हम ऊर्जा नहीं निकाल सकते, क्या निकालेंगे हम, क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, याद रखना
आंतरिक ऊर्जा कभी भी किसी बॉडी का तुम नहीं निकाल सकता, ये बात दिमाग में डाल लो, क्योंकि ये सब सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है, केमिस्ट्री में सॉल्व होगा ही नहीं। इतना सारा ऊर्जा कहाँ से लाएंगे उठा करके हम। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन यू निकालेंगे, आंतरिक ऊर्जा का अंतर। अब ये क्या है आंतरिक ऊर्जा का अंतर, तो अभी जस्ट हमने देखा था, देखो तो क्या देखा था, मैंने बताया था वहां पे कि कोई भी निकाय को जो ऊर्जा देते हैं, वहां पे क्या लिखा था मैंने, डेल्टा यू बराबर क्या लिखा था मैंने, हीट प्लस वर्क। अब इसका कहानी का क्या मतलब ये समझते, सुनो। मेरे पास एक कंटेनर था, कंटेनर में क्या था, गैस मॉलिक्यूल था, गैस मॉलिक्यूल वगैरह कुछ होगा इसमें, ठीक। अभी मान लो इसका इंटरनल एनर्जी यहाँ पे मान लो क्या है, ई के बराबर। हम निकाल भी नहीं सकते तो हम मान सकते हैं बस इसका इंटरनल एनर्जी कितना है, ई के बराबर। अब इस बॉडी को मैंने क्या किया, हीट दिया बाहर से और कुछ वर्क किया इसके ऊपर में, हीट दिया, इस पे क्या किया, कुछ वर्क किया। अब हीट और वर्क इस सिस्टम को अगर देंगे तो बताओ ये अपना इंटरनल एनर्जी क्या करेगा, चेंज कर लेगा, ऊर्जा वगैरह मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इस जो पहले था उससे ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारा ऊर्जा क्या हो जाएगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये अपना अंदर क्या करेगा, ऊर्जा को बढ़ा लेगा। तभी तो उसको मैंने बोला इंटरनल एनर्जी E1। अब हीट वगैरह देंगे, अब इस पर वर्क करते हैं, तभी तो जो अंदर का ऊर्जा और बढ़ता है, तब बढ़ के क्या कर लेगा बताओ, ये E2 कैटेगरी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये E2 के फॉर्म में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि E2 में से क्या करो, E1 को घटा दो, तो E2 में से E1 का जो घटा देंगे हम, E2 में से जो E1 घटेगा वो किसके बराबर होगा, कितना सारा मैंने हीट दिया और कितना सारा मैंने वर्क किया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा एक बॉडी का किसी भी निकाय का, ठीक है, उसको कितना हम हीट दे देते हैं, कितना उस पर वर्क कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर क्या होता है, हीट प्लस वर्क। तो ये हमारा सही है, यही था हमारा फर्स्ट लॉ। वहां पे लिखा था आंतरिक ऊर्जा में अंतर। अब दिमाग में चला गया होगा कि आंतरिक ऊर्जा का अंतर ही क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते किसी भी बॉडी का, किसी भी निकाय का। क्या निकाल सकते हैं हम लोग, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलो लिख लो, अगले क्लास में से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। चलो रहने देते हैं, नोट कर लो इसको।